नमस्ते दोस्तों। जब हम अमेरिका या यूएसए बोलते या सुनते हैं तब हम क्या इमेजिन करते हैं? ऑफकोर्स वही वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, डेवलपमेंट, वहाँ के फेमस पार्ट जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम स्क्वायर, डिज्नी वर्ल्ड, हॉलीवुड और वहाँ की वेस्टर्न लाइफस्टाइल। लेकिन अब हमें अपने इमेजिनेशन में कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी। वो है गन वायलेंस, मास शूटिंग और वहाँ का बढ़ता हुआ गन कल्चर। यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा कुछ ऐसे देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मास शूटिंग होती है। लेकिन यूएसए ने मास शूटिंग, गन वायलेंस और गन ओनरशिप के मामले में सब देशों को पीछे छोड़ा। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूएस गन ओनरशिप में ही नहीं बल्कि मास शूटिंग में भी वर्ल्ड में हाईएस्ट है। गैलोप, जनरल सोशल सर्वे और स्विट्जरलैंड बेस्ड स्मॉल आर्म्स सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस सिविलियन के पास 393 मिलियन फायर आर्म्स हैं और नियरली 42% फैमिली ऐसी है जिनके पास एटलीस्ट एक गन है। ये पर कैपिटा देखा जाए तो 100 लोगों पर 120 गन्स अवेलेबल हैं, जो वर्ल्ड में टोटल और पर कैपिटा नंबर में हाईएस्ट है। यूएस के अलावा गन ओनरशिप के मामले में दूसरे और तीसरे रैंक पर है फाकलैंड आइलैंड और येमेन। फाकलैंड आइलैंड साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन में लोकेट करता है, जहां गन ओनरशिप पर 100 लोगों पर 62 है और येमेन में ये 53 है। इसके सिवा ग्वाटेमाला और मैक्सिको भी इस लिस्ट में गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ गन्स को रेगुलेट करने के प्रोविजन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। यूएस की थोड़ी और डिटेल में बात करें तो यहाँ की सिविलियन गन ओनरशिप 25 कंबाइंड देशों से भी ज़्यादा है और ये गन ओनर सिविलियन 56% रूरल एरिया में, 40% सब अर्बन एरिया में और 29% अर्बन एरिया में रहते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं। इससे खतरनाक तो ये है कि यहाँ जो सुसाइड अटेम्प्ट किए जाते हैं उसमें 90% सुसाइड में फायर आर्म्स का यूज़ किया जाता है। केवल 3% सुसाइड में कटिंग और ड्रग यूज़ किया जाता है। ये खतरनाक इसलिए बिकॉज आप सोचिए, लोग सुसाइड कब करते हैं? जब कोई डिप्रेशन में हो या लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, लेकिन उस पर्सन को सुसाइड करने का कोई आसान तरीका मिलता है, तब वो इंसान बिना कोई सोचे सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। अगर उसके पास गन नहीं होगी तो वो सुसाइड कैसे करो ऐसा सोचेगा, लेकिन उसी के दौरान उसका माइंड भी चेंज हो सकता है। मगर गन अवेलेबल होने के बावजूद ये मौका ना के बराबर होता है और यही पाया एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने। इनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो लोग गन्स अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर कैरी करते हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है और यही गन्स मर्डर या सुसाइड के रिस्क को 3 गुना इंक्रीज करते हैं। इतना ही नहीं, यूएस में जो होमिसाइड होते हैं उसमें भी मोस्टली गन्स यूज किए जाते हैं। 2011 में 67% होमिसाइड विक्टिम्स को फायर आर्म का यूज करके मार दिया गया था। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू गन वायलेंस आर्चिव इस साल अभी तक 200 से भी ज़्यादा मास शूटिंग के इंसिडेंट हुए हैं। पिछले सभी 3 सालों में ये मास शूटिंग के इंसिडेंट 600 से भी ज़्यादा हुए हैं। इसी सर्वे के अकॉर्डिंग केवल 2020 ईयर में 663 मास शूटिंग हुई थी। इससे आप खुद ही अंदाजा लगाए कि यूएस में गन वायलेंस को लेकर क्या सिचुएशन होगी। वहाँ के सिटीजन इसी को लेकर कितने इनसिक्योर फील करते होंगे। जरा आप सोच कर देखिए, आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर सडनली फायरिंग शुरू हो जाती है, तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ अमेरिका में टेक्सास स्टेट के एलन सिटी के मॉल में हुआ, जहाँ 8 लोगों की डेथ हुई। और 2017 में ऐसी ही मास शूटिंग लास वेगास में हुई, जहां 50 लोगों की डेथ हुई और 500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में यूएस में गन रिलेटेड इंजरीज की वजह से 48,830 लोगों की डेथ हुई थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। ये सबको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन दोस्तों अब हम जानेंगे आखिर यूएस इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद उसमें ऐसी खौफनाक सिचुएशन किन चीज़ों की वजह से है? क्यों यूएस अब तक इसे काबू में नहीं कर पाया?
तो चलो जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। अमेरिका के गन कल्चर के रूट्स हम कॉलोनियल हिस्ट्री, अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर, फ्रंटिंग लिविंग और उनके हंटिंग के ट्रेडिशन में ट्रेस कर सकते हैं। अमेरिकन लोग हंटिंग के बड़े शौकीन थे। पहले तो ये धनुष बाण का यूज किया करते थे, बाद में गन्स का यूज किया जाने लगा और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर हुआ 1775 टू 1783 में। ये वॉर तकरीबन 8 साल चला। इसके दौरान अमेरिकन का गन को लेकर एटीट्यूड चेंज हुआ। जेम्स मेडिसन, यह शख्स इस कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी खास बात यह है कि इसे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। इसने 1788 में एक पेपर लिखा जिसका नाम था फेडरलिस्ट, जिसमें इसने कहा यूएस सिविलियन के पास गन होनी चाहिए, उनको गन्स का राइट होना चाहिए। ऐसे ऐसे इसने बातें कही। हालांकि उसने इसमें गन्स को एक अलग तरीके से जस्टिफाई किया। जैसे कि मैंने कहा, इसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। इसने बिल ऑफ राइट्स को भी ड्राफ्ट करने में एक अपना अहम रोल प्ले किया और यही शख्स बाद में 1809 टू 1817 में यूएस का 4th प्रेसिडेंट बनता है। इससे पहले यानी दिसंबर 15, 1791 को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, फाउंडिंग फादर, जिसमें ये शख्स को तो फादर कहा जाता है, इन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसे यूएसए अब तक सॉल्व नहीं कर पाए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अभी यूएस में इतना स्ट्रांग गन कल्चर डेवलप हुआ है। और ये है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 2nd अमेंडमेंट, जिसने गन ओनरशिप और उसके यूज को एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा। अगर मैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ूं तो ये कुछ ऐसा है: अ वेल रेगुलेटेड मिलिशिया बीइंग नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ फ्री स्टेट, The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed। यानी स्टेट के सिक्योरिटी के लिए एक वेल रेगुलेटेड मिलिशिया की जरूरत है, लेकिन इसमें कहीं भी एक्सप्लिसिट सेल्फ डिफेंस के लिए गन रखना ऐसा कहा नहीं गया। लेकिन अभी तक यानी 1791 से जब से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 2nd अमेंडमेंट को रेटिफाइड किया, तब से इस पर बहुत डिबेट हुई है। लेकिन 2008 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वर्सेस हेलर केस में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, जिसमें कहा गया कि यह 2nd अमेंडमेंट किसी व्यक्ति के सेल्फ डिफेंस के लिए गन रखने के राइट को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए यह 2nd अमेंडमेंट गन वायलेंस का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। यह 2nd अमेंडमेंट इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर पार्शियली बेस्ड है। इसके सिवा ये 1689 के इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस्ड है। ये तो हुआ 2nd अमेंडमेंट के बारे में, लेकिन चीजें तो बहुत तेजी से तब बदलती है जब 1861 टू 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर होता है। इस वॉर के बाद लोगों के पास बहुत सारे सरप्लस गन पड़े रहते हैं। इसमें गन मेकर भी शामिल होते हैं जिनके पास बहुत सारे गन्स अवेलेबल रहते हैं। फिर ये लोग कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आसपास के ग्रोसरी स्टोर में जाकर उनके ओनर्स को गेहूं और शुगर के साथ हैंडगन्स बेचने को राजी कराते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इसके न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ही नहीं रुके। इन्होंने अपने एडवर्टाइज में लोगों को कहा कि एक राइफल लड़कों को एक मजबूत मर्दानगी विकसित करने में मदद करेगी। इसके परिणाम में ही प्राइवेट गन ओनरशिप बहुत तेजी से एक्सपांड हुई और अभी भी हो रही है। और यही से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जो गन ओनरशिप राइट को सपोर्ट ही नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करती। और ऐसे ही एक 1871 में लॉबी बनी जिसका नाम था नेशनल राइफल्स एसोसिएशन NRA। इसका मेन मोटिव है गन पॉलिटिक्स, गन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसको बने हुए 150+ ईयर हुए, लेकिन अभी तक ये एक स्ट्रॉन्ग प्रो गन पॉलिटिकल लॉबी है। इसका एनुअल बजट $250 बिलियन है और इसके मेंबर तो लगभग 5 मिलियन है। ये लॉबी क्या करती है, जब भी कोई गन कंट्रोल लॉ बनाया जाता है या उसकी डिस्कशन होती है, तब वो उसे अपोज करती है। अगर कोई गन कंट्रोल लॉ बनाया भी गया तो उसके जो रिस्ट्रिक्शन के जो स्ट्रॉन्ग प्रोविजन होते हैं वो उसे लूज कर देती है। और इसका ही एग्जांपल है गन कंट्रोल एक्ट 1968। हैरानी की बात तो ये है कि इस लॉबी के मेंबरशिप में हॉलीवुड एक्टर से लेकर यूएस प्रेसिडेंट भी शामिल है। इसमें 9 यूएस प्रेसिडेंट इसके मेंबर थे।
उनमें से 8 रिपब्लिकन थे और 1 डेमोक्रेट थे जिनका नाम जॉन एफ केनेडी है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे। इसके मेंबर और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ये इस हद तक गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि जब 18 साल के लड़के ने लीगली खरीदी हुई AR-15 स्टाइल राइफल का यूज करके टेक्सास के उलवाड़े में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में जब फायरिंग की जिसमें 19 चिल्ड्रन और 2 टीचर की डेथ हुई। ये स्टेट हिस्ट्री का सबसे डेडली स्कूल शूटिंग था। इस स्कूल शूटिंग पर ट्रंप ने NRA के एनुअल कन्वेंशन में स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉ को तो रिजेक्ट किया ही, मगर उससे आगे जाकर उन्होंने कहा कि हमें स्कूल के सेफ्टी पर फोकस करना चाहिए और इसी सेफ्टी फ्रेमवर्क के अंदर हम टीचर्स को गन्स के मामले में ट्रेन करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने टीचर्स को भी अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर स्कूल में कंसील्ड गन कैरी करने की परमिशन देनी चाहिए, ऐसा कहा। All agree our school should not be the softest target. Our school should be the single hardest target in our country. And that's why, as part of a comprehensive school safety plan, it's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly concealed carry. Let them concealed carry. यानी मारने के लिए भी गन्स और डिफेंस के लिए भी गन्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय समय पर इस प्रो गन लॉबी के अगेंस्ट यूएस सिविलियन प्रोटेस्ट करते हैं। Furious protesters gathered outside the NRA conference. America's powerful gun lobby group refused to cancel its annual get-together just days after 21 people were killed by an 18-year-old with rifles bought over the counter. NRA, go away! Outside, the divisions in America laid bare between those desperate for change and those who insist gun. मगर अभी तक इस लॉबी ने कोई स्ट्रॉन्ग गन कंट्रोल लॉ को सपोर्ट नहीं किया। जो लोग गन कंट्रोल लॉ को सपोर्ट करते हैं ये कुछ ऐसे आर्गुमेंट देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 57% अमेरिकन स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉ को सपोर्ट करते हैं और 58% लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट मास शूटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव एक्शन ले सकती है। और इस कैटेगरी में आती है डेमोक्रेट्स जो मोर गन कंट्रोल लॉ और फास्ट फायरिंग असॉल्ट वेपन्स के बैन की डिमांड करते हैं। इनका फर्स्ट आर्गुमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड अमेंडमेंट गन रखने का अनलिमिटेड राइट नहीं देती है। सेकंड आर्गुमेंट, सेकंड अमेंडमेंट का पर्पज मिलिशिया के गन्स रखने के राइट को प्रोटेक्ट करना था, नहीं कि इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना। और थर्ड आर्गुमेंट है अगर गन कंट्रोल लॉ ज्यादा होंगे तो सुसाइड और डेथ्स भी कम होगी। फोर्थ आर्गुमेंट है गन्स को सेल्फ डिफेंस में रेयरली यूज किया जाता है, ज्यादातर गन्स क्राइम करने में यूज किए जाते हैं। और इनका फिफ्थ आर्गुमेंट है जो भी हाई कैपेसिटी मैगजीन्स हैं इन्हें बैन करना चाहिए बिकॉज ये मर्डर को मास मर्डर में टर्न कर सकते हैं। हाई कैपेसिटी मैगजीन्स वो गन्स होती है जिससे ज्यादा फायरिंग कर सकते हैं, उसमें नॉर्मल गन से ज्यादा गोलियां रखी जा सकती है। और जो लोग गन कंट्रोल लॉ को स्ट्रिक्ट बनाने को अपोज करते हैं उसमें आते हैं NRA के मेंबर्स और रिपब्लिकन्स जो ओनली मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। इनके आर्गुमेंट की बात करें तो इनका फर्स्ट आर्गुमेंट ऐसा है कि ये कहते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड अमेंडमेंट इंडिविजुअल गन ओनरशिप राइट को प्रोटेक्ट करती है। और इनका सेकंड आर्गुमेंट सुनकर तो आपको हंसी आ जाएगी। ये कहते हैं गन कंट्रोल लॉज क्राइम्स कम नहीं कर सकते बल्कि गन ओनरशिप ही क्राइम को कम कर सकती है। इसका मतलब क्राइम कम करने है तो लोगों के पास गन्स दो, क्राइम कम हो जाएगी। थर्ड आर्गुमेंट है जो गन कंट्रोल लॉज असॉल्ट वेपन्स को बैन करने की कोशिश करते हैं वो लॉज लोगों के हंटिंग और स्पोर्ट्स के लिए गन रखने के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं। इसके सिवा इनका फोर्थ आर्गुमेंट है ये लॉज गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देंगे, इससे गवर्नमेंट जुल्म करेंगी और लोगों के पास के सभी गन्स को वापस लेंगी। और फिफ्थ आर्गुमेंट था जो गन कंट्रोल लॉज जिसमें बैकग्राउंड चेक्स और माइक्रो स्टैंपिंग होती है वो हमारे प्राइवेसी का वायलेशन करते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में मास शूटिंग के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं लेकिन यूएसए में ये कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर जिस देशों में स्ट्रिक्ट गन लॉज है और जिस देशों में गन्स इलीगल है
उस देशों में काफी कम ये इंसिडेंट्स पाए गए हैं। इसका एग्जांपल है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर गन्स को काफी अच्छे तरीके से रेगुलेट किया गया है। इस कंट्रीज में एक प्रॉपर मैकेनिज्म अपने को देखने को मिलता है और ऐसे 14 कंट्रीज है जहां हैंड गन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब हम बात करेंगे फायर आर्म लाइसेंस लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ड्राइवर लाइसेंस लेने जैसा ही है। इसमें लोकल या स्टेट इन्फोर्समेंट में अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें ट्रेनिंग कोर्स और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चेक होती है, मगर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और इसमें शॉर्ट गन्स, राइफल्स, मशीन गन्स, फायर आर्म्स, मफलर्स और साइलेंसर को अलग रूल्स के जरिए रेगुलेट किया जाता है। कुछ के लिए 18 साल और कुछ के लिए 21 साल एज का होना जरूरी है, मगर यूएस में अभी कोई गन फेडरल लाइसेंसिंग लॉज नहीं है। अगर कुछ स्टेट की बात करें तो मैसाचुसेट्स, हवाई, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड और कैलिफोर्निया, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गन रिलेटेड डेथ का रेट लोएस्ट है। और इन सभी स्टेट में गन ओनर लाइसेंसिंग सिस्टम है, यानी गन खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके सिवा कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जहां पर एसॉल्ट वेपन्स के ऊपर कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर बैन किया गया है। अगर आप यूएस में जाना चाहते हो या आप यूएस में हो तो ये स्टेट्स का नाम याद रखना, और आप इस स्टेट में जाते हो तो केयरफुल जरूर रहना। ये स्टेट से मिसिसिपी, लुजियाना, न्यू मैक्सिको, अलाबामा, वायमिंग और टेक्सास, ये ऐसे स्टेट है जहां पर गन डेथ रेट ही हाईएस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ न्यू मैक्सिको को छोड़कर सभी स्टेट में परमिटलेस कैरी सिस्टम है, यानी गन ओनर को कोई भी पब्लिक प्लेसेस में कंसील्ड गन कैरी करने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी डेंजरस सिचुएशन है। और ऐसे 27 स्टेट्स हैं जहां पर यह सिस्टम है। यूएसए के गन लॉज अभी तक कनाडा, यूके, जापान, इजराइल देशों से मैच नहीं कर पाए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने कहा कि गन वायलेंस की महामारी हमारी कम्युनिटीज को तोड़ रही है और ये गन रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे इंडिया में आर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग, सेल और पोजीशन को रेगुलेट करने के लिए द आर्म्स एक्ट 1959 है। इसके पहले द आर्म्स एक्ट 1878 था, बाद में इसे रिफिल किया गया। आप सोच कर देखिए कि क्या होता अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्स रखने का राइट होता। जैसे मिर्जापुर वेब सीरीज के हमारे बबलू और गुड्डू भैया कहते हैं कि मिर्जापुर को हम यूएस बना देंगे। देखिए, जब शहर में डर बढ़ेगा, अब सिर्फ डराने वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी, डरने वालों को भी हथियार रखने पड़ेंगे डिफेंस के लिए। अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। लेकिन मिर्जापुर ही नहीं बल्कि पूरा भारत यूएस बन जाता या उससे भी खतरनाक बन जाता अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया होता। 1 दिसंबर 1948 हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में राइट टू फ्रीडम के ऊपर डिस्कशन चल रही होती है। उसी के दौरान एचवी कामत एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें कहा गया था कि हमारे फंडामेंटल राइट में एक और फंडामेंटल राइट ऐड करना चाहिए, और वो था राइट टू बेयर आर्म्स, यानी आर्म्स रखने का अधिकार। ये राइट ड्राफ्ट आर्टिकल 13, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में इंक्लूड करने की बात की थी। और ये एचवी कामत को सपोर्ट किया था मौलाना असरत मोहानी ने। इन्होंने तो कुछ ऐसा कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस को राइट टू बेयर आर्म्स से वंचित रखता है जैसे ब्रिटिश ने रखा था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या अंतर है। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने इसे रिजेक्ट किया। इसके अलावा डिबेट के एंड में इस पर वोट किया गया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया। और फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है। यूएसए को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही यूएस गन कल्चर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।